हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटिकल का सेकंड यूनिट राजनीतिक दर्शन पॉलिटिकल फिलॉसफी स्टार्ट करेंगे। वो और थ्योरी वाली हमारी थॉट्स वाले हमारे जो है लेक्चर्स वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ हम आज से फिलॉसफी का भी सेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी का सर्वोदय का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। तो ये सर्वोदय का लक्ष्य था। गांधी जी का सर्वोदय का विचार जो था वो सर्वोदय का लक्ष्य था और राजनीति का आध्यात्मिकरण। गांधी जी सर्वोदय का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष मानते हैं और इसका लक्ष्य क्या था कि राजनीति का आध्यात्मिकरण। यह गांधी जी के कर्मयोग को अभिव्यक्त करता है, जिसका मतलब होता है कि सबका उत्थान या सबका कल्याण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगीषु का राजा के रूप में उल्लेख किया है। तो जो विजेता होगा, विजिगीषु का मतलब ही होता है जो विजेता होगा या विजय की इच्छा रखने वाला राजा, उसे हम विजिगीषु कहते हैं। तो जिसका अपने राज्य के विस्तार में हमेशा आकांक्षा रखने वाले राजा को विजिगीषु कहा जाता है और जिसका स्थान मंडल के बीच में होता है, बिल्कुल बीचों बीच। और राजा चरित्र से निर्मल, सामर्थ्यवान और नीति निपुण होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना था। अगला क्वेश्चन है, रूसो ने कहा, उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं वही स्वतंत्रता है। ये रूसो का कहना था कि जो कानून हम अपने पालन के लिए बनाते हैं असली मायने में वही स्वतंत्रता होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। ये मनुस्मृति में मनु ने कहा था। ठीक है। राजा की उत्पत्ति एक दैवी सिद्धांत का समर्थन करते हैं मनु, और उन्होंने मनुस्मृति में लिखा है कि मनुष्य के रूप में राजा ईश्वर है और उसे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। तो ये बारकर का मानना था कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ जो है यूनानियों से होता है। अब किस प्रकार से होता है कि उनका मानना था कि यूनानी मस्तिष्क का शांत और स्पष्ट विवेकशीलता ही इससे संबंधित है। और ये मानते हैं कि आधुनिक राजनीतिक विचारक प्राचीन यूनानी राजनैतिक चिंतन को राजशास्त्र का उद्गम मानते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें या दूसरे शब्दों से मेरा मतलब है कि एक अलग थिंकर थे निर्मन। उन्होंने क्या कहा था कि यूनानियों की सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने राजनैतिक चिंतन का आविष्कार किया। ये निर्मन का मानना था। निर्मन। इसी बात को प्रोफेसर मैकिलवेल ने कहा है। मैकिलवेल ने क्या कहा है कि राजनैतिक संबंधों पर विचार की जो धारा यूरोपीय जगत में है उसे यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित देशों में बह रही है, उसका प्रारंभ जो है वो यूनान ही है, यह यूनानियों से ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। तो ये लास्की ने कहना है। लास्की का ये मानना था कि प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से आर्थिक समानता होनी चाहिए, और आर्थिक समानता का अभाव व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। अगर आर्थिक रूप से आपको प्रॉब्लम है तो आपका व्यक्तित्व का पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाएगा। ये लास्की का मानना था। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अन्य व्यक्तियों के समान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार मिलना चाहिए, लास्की। अगला क्वेश्चन है, मनु को ने दो सिद्धांत प्रतिपादित किए। एक था मंडल सिद्धांत, दूसरा था सप्तांग सिद्धांत। अब ये क्या है कि मनु ने जो है मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत दोनों प्रतिपादित किए। ठीक है। और इन्होंने मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में कहा है कि स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड, मित्र, ये 7 राज्य की प्रकृतियां हैं और इसी से युक्त जो है वो राज्य सप्तांग कहलाता है, जिसको सक्षोभ कहते हैं। इस प्रकार मनु जो है पर राष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए 2 प्रमुख सिद्धांत दिए, यानी दूसरे राष्ट्रों के संबंध में उन्होंने 2 विचार दिए। पहला हमारा हो गया सप्तांग सिद्धांत, दूसरा हो गया मंडल सिद्धांत। मनु बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनैतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता। ये महात्मा गांधी का मानना था।
गांधी जी ने माना था कि साधन और साध्य की पवित्रता पर विचार करते हुए साधनों की पवित्रता पर अधिक बल दिया। ठीक है। और उनका मानना था कि गलत साधनों से सही साध्य की प्राप्ति कभी नहीं की जा सकती। और इसी आधार पर वो ये भी मानते थे कि नैतिक दृष्टि से जो गलत होगा वो राजनीतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका गोल कुछ बड़ा है और सही है, लेकिन आपका रास्ता गलत है, तो आप उस गोल तक पहुंचने में आपको दिक्कत होगी, आप पहुंच ही नहीं सकते। गांधी जी के हिसाब से उनका यह मानना था कि साध्य और साधन दोनों का उद्देश्य बिल्कुल सही होना चाहिए और रास्ता भी बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी साध्य और साधन दोनों की परिभाषा परिलक्षित होगी। ठीक है। बोल रहे हैं वो कि नैतिक दृष्टि से भी सही होना चाहिए, है ना। अगर नैतिक दृष्टि से वो सही है आपका साध्य, तो आपका लक्ष्य बहुत आसानी से आप पहुंच जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारों में कौन कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त होते हैं। तो पहला हो गया श्रम और पूंजी में संघर्ष, काश्तकार और भूस्वामी में संघर्ष, ब्राह्मण और दलित में संघर्ष। अब इसका क्या मतलब है कि जो है इन्होंने जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था अपना क्रय और पूंजी के संघर्ष के समाधान के लिए, तो उसमें ये मानते हैं कि काश्तकार और भूस्वामी जो हैं तथा ब्राह्मण और दलित के बीच और कृषक संगठन के बीच, ठीक है, अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन गठित किया जाए। इसके अतिरिक्त जो है इसको ऐसे समझते हैं कि क्रय और पूंजी के संघर्ष अगर होता है तो उसको ट्रस्टीशिप थ्योरी के माध्यम से जो है सुलझाना चाहिए। और अगर काश्तकार और भूस्वामी के बीच में होता है तथा ब्राह्मण और दलित के बीच में होता है, तो अगर काश्तकार और भूस्वामी के बीच होता है तो उसके लिए कृषक संगठन बनाओ, और अगर ब्राह्मण और दलित के बीच में होता है तो अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन गठित किया जाए। तो ये तीन जो है अभिव्यक्ति गांधी जी के विचारों से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभ्यता के लिए खतरा है। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, माफ़ कीजिएगा। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। उनका मानना था, वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है विचारधारा में विश्व बंधुत्व का तत्व गहरे से समाया हुआ था और उनका मानवतावाद सीमाहीन था। उनके मानवतावाद में क्या था कि जाति, धर्म, भाषा, रंग, सीमा जैसे तत्वों का कोई स्थान नहीं था और वो विश्व बंधुत्व के पोषक थे और विश्व की सभी संस्कृतियों को सुंदर मानते थे। ठीक है। लेकिन एक चीज़ थी कि वे भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक विधि शास्त्री दंड के 4 सिद्धांत को मान्यता देते हैं। तो पहला सिद्धांत क्या है, प्रतिशोधात्मक यानी रिट्रीब्यूटिव। दूसरा है प्रतिरोधात्मक, डिटेरेंट। तीसरा है अवरोधक, प्रिवेंटिव। और चौथा है सुधारात्मक यानी रिफॉर्मेटिव। ये 4 जो हैं सिद्धांत हैं जो आधुनिक विधि शास्त्री दंड के 4 सिद्धांत मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदारवादी नेता कौन नहीं थे। तो लाल बाल पाल, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। लेकिन उसके अलावा अरविंद घोष, मदन लाल और उधम सिंह, ये भी जो है उग्रवादी नेता थे। अगला क्वेश्चन है, राजधर्म का सिद्धांत किसने दिया। तो राजधर्म का सिद्धांत है मनु ने दिया था। ठीक है। राजधर्म का सिद्धांत मनु ने दिया। अगला क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है। तो राजनीतिक व्यवस्था से है। सप्तांग सिद्धांत का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। अब इससे क्या मतलब है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य का सप्तांग सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस सिद्धांत में जो है राज्य के प्रमुख 7 अंगों को वर्णित किया गया है। तो पहला क्या है, स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है और मित्र है। और इन सभी को मिलाकर एक संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या की गई है सप्तांग सिद्धांत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, तो वो मनु के अनुसार राज्य के अंग वही हो गए 7 हमारे। ठीक है। मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग क्या हैं कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनैतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है। तो मैरिज जोन्स करते हैं। मैरिज जोन्स जो हैं वो ये बात करते हैं। मैरिज जोन्स की प्रसिद्ध रचना है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि भारत में राजनीतिक जीवन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। भारत के राजनीतिक जीवन को, ठीक है, जिसके अनुसार भारतीय राजनीतिक जीवन का संचालन होता है। तो पहला क्या है कि मॉडर्न थ्योरी, ठीक है, आधुनिक। दूसरा है परंपरावादी भाषा शैली। तीसरी है संतवादी भाषा शैली। ये 3 भाषा शैलियाँ मैरिज जोन्स बताते हैं। अपनी बुक, इनकी इम्पोर्टेंट बुक है द गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तथा सामाजिक समझौते का सिद्धांत दोनों का उल्लेख मिलता है। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये दोनों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। ये मनु का मानना था, ठीक है। मनु ये मानते थे कि राजा अगर राज्य में चोरी हुई और उसका पता लगाने में असमर्थ है तो उसके लिए वह पाप है। राज्य जो है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा किसी भी गलती के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। राजा जो है, क्योंकि वो राजा को ईश्वर का रूप ही मानते हैं, इसलिए उसके लिए उत्तरदायी भी मानते हैं मनु इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। गांधी द्वारा सत्याग्रह में प्रयोग किए गए साधन कौन कौन से हैं? तो असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सामाजिक बहिष्कार, धरना प्रदर्शन, हड़ताल और हिजरत, ठीक है। असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए अगर सत्याग्रह में उनके ये शामिल है। असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, सामाजिक बहिष्कार की प्रक्रिया होती है, धरना प्रदर्शन होता है, हड़ताल कर सकते हैं और हिजरत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी दर्शन से संबंधित है तो क्या क्या है कि न्यासीता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय, ये गांधी दर्शन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है। राजनीति के गांधीवादी मॉडल में सत्ता की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। अब राजनीति में गांधीवादी मॉडल में सत्ता की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। कैसे? कि गांधी जी की नीति थी कि धर्म को राजनीति के साथ मिलाते हुए राजनीति को मानवता की सेवा का साधन बनाना। वो ये चाहते थे, वो चाहते थे कि धर्म को राजनीति के साथ मिलाते हुए राजनीति में धर्म शामिल हो तो राजनीति को मानवता की सेवा के लिए बनाया जा सकता है साधन उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। राज्य के संबंध में गांधी के विचार दार्शनिक अराजकतावादी से मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों? क्योंकि राज्य के संबंध में गांधी जी का विचार जो है क्यों मिलता है उनसे, अराजकतावादी दार्शनिकों से? क्योंकि गांधी राज्य विरोधी थे और वो मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान एक राज्य विहीन समाज की स्थापना चाहते थे। वे दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों के आधार पर राज्य का विरोध करते थे। अतः उनके सिद्धांत को दार्शनिक अराजकतावाद कहा जाता है और इनका जो विचार था वो टॉल्स्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, उनके विचारों से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है कि परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, ये गांधी जी ने कहा है कि परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, ये गांधी जी ने कहा है। और आधुनिक सभ्यता के बारे में क्या कहा था कि 4 दिन की चांदनी है, ये भी गांधी जी ने कहा। आधुनिक सभ्यता के बारे में कि 4 दिन की चांदनी है, गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है। सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? तो साउथ अफ्रीका में किया था इन्होंने। 1936 में गांधी जी ने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब गांधीवाद क्या है? तो गांधी की शिक्षाओं को अक्सर गांधीवाद के नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन उनको इस शब्द से बड़ी आपत्ति थी। उनका कहना था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है और मैं ऐसा कोई संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता हूँ जो ये दावा करे कि जो है ऐसा कोई सिद्धांत था, इसलिए गांधीवाद ना कहें, इसे वाद जैसा कुछ भी नहीं है। ये गांधी जी का खुद स्टेटमेंट है, ठीक है। और 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा,
ठीक है, ये कोटेशंस भी उन्हें ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था? तो फिनिक्स था 1904 में जिसको बनाया था इन्होंने, और 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। ये भी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है। ठीक है, क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। गांधी जी ने राजनीतिक आध्यात्मिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धर्म और राजनीति के मिलन पर बल दिया था कि ये दोनों निहित होनी चाहिए, धर्म और राजनीति एक साथ होनी चाहिए। उनका मानना था कि धर्म विहीन राजनीति एक मौत का फंदा है जो कि आत्मा को नष्ट कर देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समग्र क्रांति के बारे में, कि जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के विचार में भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हो गया। ठीक है, तो समग्र क्रांति का संबंध जयप्रकाश नारायण जी से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। सर्वोदय को जन समाजवाद कहा तो जयप्रकाश नारायण ने ही कहा था सर्वोदय को जन समाजवाद। प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो गांधी जी ने किया था प्रन्यास सिद्धांत। ठीक है। अब प्रन्यास सिद्धांत क्या है? तो ये वही ट्रस्टीशिप थ्योरी जो है, ये वही प्रन्यास सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी नहीं मानना चाहिए बल्कि उसका संरक्षक माना पूंजीपतियों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित? तो न्यासिता के सिद्धांत पर या न्यास के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने साधनों की विशुद्धता पर विश्वास किया। ठीक है, तो गांधी ने साधनों की विशुद्धता पर विश्वास किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गांधी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को मूल शिक्षा द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे। ठीक है, तो 1937 में गांधी जी ने वर्धा में जो है शिक्षा सम्मेलन में अपनी मूल शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की थी जिसमें कहा था कि मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी रहित शिल्प शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। और गांधी की इसी बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता संस्कृति के नज़दीक थी, साथ ही सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई थी। तो गांधी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को मूल शिक्षा द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए, धन्यवाद।